में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुए एक बहुत बड़े खुलासे की। चीन और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती का भांडाफोड़ आखिर हो ही गया। अभी तक जो बातें पर्दे के पीछे थी अब वो बाहर आ गई हैं। आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी को बेनकाब कर दिया है। खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान चीन की लाइव वेपन लैब बन चुका है, जहां चीन अपने हथियारों का फील्ड ट्रायल कर रहा था और इस साजिश में तुर्की अपने ड्रोन और पायलट्स के साथ शामिल था। इतना ही नहीं, जब डीजेमओ स्तर की बातचीत चल रही थी तब चीन पाकिस्तान को भारत के हर सैन्य मूवमेंट की लाइव जानकारी दे रहा था। यानी तीन दुश्मन, एक साजिश, भारत को घेरने की नाकाम कोशिश। भारत ने कैसे रणनीति और सैन्य ताकत के साथ तीनों देशों को चित कर दिया है, बताएंगे आपको। दूसरी खबर, जबरन मुद्दा बनाए जा रहे भाषा विवाद की। मुंबई की सड़कों पर एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए घेर लिया गया क्योंकि वो हिंदी बोल रहा था। उसके साथ मारपीट हुई। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का काम क्या अब यही रह गया है कि भाषा के नाम पर लाभ घूसे चलाएं, वो भी उनके साथ जो किसी दूसरे राज्य से यहाँ काम की तलाश में आए और अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि किस भाषा में कौन बोला, सवाल यह है कि भाषा के नाम पर बांटने वाली राजनीति कब तक चलेगी। ठाकरे बंधु की अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल करने के लिए भाषा को हथियार बना रहे हैं, बताएंगे आपको। तीसरी खबर नेम प्लेट विवाद से जुड़ी है। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक नाम छिपाकर कारोबार की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पहले मुजफ्फरनगर का चर्चित पंडित जी ढाबा विवादों में आया। नाम पंडित जी लेकिन संचालन किसी और के हाथ में। बवाल बढ़ा और अब ढाबा बंद हो चुका है। अब नया मामला हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से सामने आ रहा है, जहां धार्मिक यात्रियों के रास्ते में एक दुकान पर गुप्ता चाट भंडार के नाम की आड़ में गुलफाम नाम का QR कोड पाया गया है। हमारे रियलिटी चेक में क्या सामने आया है आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात चीन, पाकिस्तान, तुर्की के ट्रायंगल को भेदने वाले ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा था, उसकी दास्तां हम पुश्तों तक याद रखेंगे। 57 दिन उस ऑपरेशन को बीत चुके हैं, लेकिन आज के दिन भी पाकिस्तान डर से कांप रहा है। ब्रह्मोस ने जिस तरह की तबाही मचाई है, वो उसके अंदर एक ऐसा डर घर कर चुका है कि उसे लगता है कि कहीं भारत फिर से ना अटैक कर दे। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कबूलनामा खुद पाकिस्तान से सामने आया। साथ ही यह सच्चाई भी सामने आई है कि भारत तो अकेले अपने दम पर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ दो और दोस्त थे जो मिलकर ट्रायंगल बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत ने इनकी तमाम कोशिशों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया और जो एक तिकड़ी की साजिश थी उसे कैसे नाकामयाब किया है उसका खुलासा हो गया। चलिए खबर फटाफट से आपको बता देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा था ग्लोबली मैसेज देने में, और सबसे बड़ा मैसेज हमारे पड़ोसी को देने में कि हमारी तरफ आके की तो कार्रवाई होगी। लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको कहीं ना कहीं गर्व का भाव देगा और आपको बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने बड़ी बात कह दी है। उप सेना प्रमुख ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। भारत ने एक साथ 3 दुश्मनों को मात दी है, ये उप सेना प्रमुख ने कहा है। पाकिस्तान से सीधा युद्ध लड़ा गया, तुर्की के सप्लाई किए गए ड्रोन्स मार गिराए गए और तुर्की के पायलट भी पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद थे। सोचिए, जब भारत के साथ युद्ध हो रहा था तो तुर्की के पायलट वहां मौजूद थे, बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे थे। चीन पाकिस्तान को लाइव जानकारी दे रहा था कि हमारा अगला मूवमेंट क्या हो सकता है। इसकी बाकायदा लाइव जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। उसके बावजूद दो देशों के खुले समर्थन के बावजूद, टेक्नोलॉजी के बावजूद पाकिस्तान को हमने चित किया है। क्या कहा है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने, सुनिए सर। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So
Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. तो समझ लीजिए आप कि हम एक दुश्मन से नहीं, तीन दुश्मनों से दो हाथ कर रहे थे और उन्हें धराशायी कर रहे थे। एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा था। चालबाजी लगातार चीन की तरफ से चल रही थी। पर्दे के पीछे से चीन बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा था, यह पता चला है। चीन पाकिस्तान को दरअसल लाइव अपडेट्स दे रहा था। किस तरह के लाइव अपडेट्स आपको बताते हैं। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को लाइव लैब बना लिया था और भारत पाकिस्तान के बीच जब डीजीएमओ लेवल की वार्ता चल रही थी, उस दौरान चीन की यह कायराना हरकत सामने आई, जहां भारत जो कदम आगे उठा रहा था उसकी जानकारी मिल रही थी। चीन भारत के महत्वपूर्ण वेक्टर्स की लगातार अपडेट दे रहा था और हमें एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, यह भी उसकी तरफ से बताया गया। तो आप समझिए कि चीन यह कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान की हर संभव मदद भी करे और उसे यह समझाए कि कैसे भारत आगे बढ़कर क्या कर रहा है, हमारी अगला कदम क्या हो सकता है भारत का, उसको लेकर जानकारी दे रहा था। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब बात चल रही थी, जब डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से भी फोन आया और ये कहा गया कि अब ऑपरेशन खत्म होना चाहिए। उस दौरान चीन की चालबाजी कैसे सामने आई है, सुनिए जरा। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. तो सुना आपने कैसे खुलासा हुआ है कि एक एक जानकारी दी जा रही थी, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के दम पर, हमारा जो वॉरफेयर था वो एडवांस था और उसका खामियाजा भुगता पाकिस्तान ने कैसे, जरा डिटेल अब आपको दे देते हैं, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की वो नजीर सेट करने वाली थी, लकीर खींचने वाली थी। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा यहां कर रहे हैं, आपको बताएं। टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी से डेटा जुटाया गया। 21 आतंकी ठिकानों को लेकर हमें जानकारी मिल गई थी, 21 आतंकी ठिकानों को, लेकिन आखिरी वक्त में 9 ठिकानों को हमने टारगेट किया। लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को हमने टारगेट किया है। इन आतंकी ठिकानों में ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी हम जड़ पर काम कर रहे थे। आतंकियों का रिक्रूटमेंट इन ठिकानों पर होता था और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की प्लानिंग उन्हीं ठिकानों से हुई थी। 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन को जब हमने अंजाम दिया तो 9 ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया और साथ ही नेस्तनाबूद किया उन हौसलों को जिन हौसलों के साथ आतंकिस्तान सोचता था कि वो भारत को टारगेट कर लेगा या निशाना बना लेगा। हमने इस तरह की चोट की कि वो हमेशा याद रखेगा। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए सफलता और सबक कैसे, क्या जिक्र किया है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने। उनका बयान जो आया है उसमें उन्होंने कहा कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। सही समय पर 2 संघर्ष रोकने के लिए हमने फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सबक भी मिले हैं, ये भी कहा। और अब और दर्द सहने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि पहले कुछ सालों से हम सहते आए। पहले तो हम सहते थे, निंदा करते थे, लेकिन अब वो नहीं होता, अब तो हम एक्शन लेते हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया, इसका भी जिक्र किया। बौखलाहट में शहरों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की गई, क्योंकि खबरें उस वक्त आई थी, आपको याद होगा, जब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इनकी नाकाम कोशिशों पर पानी फेर दिया था। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि हमारा किस तरह का प्रहार इन पर भारी पड़ा। ब्रह्मोस का जो दम है वो दुनिया ने देखा है, क्योंकि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हमने एग्जीक्यूट किया, ब्रह्मोस की ताकत से कैसे पाकिस्तानी एयरबेसेस को हमने ध्वस्त किया, ये खबर हमने बताई थी। और अब तो बार बार पाकिस्तान के अलग अलग हुक्मरान इस बात को कबूलते हैं, इस बात को मानते हैं कि वाकई भारत के ब्रह्मोस की ताकत के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े, उन्हें हार माननी पड़ी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? एक और कबूलनामा जो आया है, अब आपको सुनवा देते हैं, बता देते हैं। पाकिस्तान से एक और कबूलनामा जो सामने आया है, शहबाज शरीफ के सलाहकार का यह दावा आया है, ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान हिल गया था। ये वो खुद कह रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। राणा सनाउल्लाह का यह बड़ा दावा सामने आया है
और उन्होंने कबूला है कि ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ। उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 सेकंड थे। सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड। मिसाइल परमाणु हथियार से लैस है या नहीं, इसका अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे और एक गलती पर परमाणु युद्ध छिड़ जाता। यानी उनके लिए यह बहुत मुश्किल दौर था। उनको लग रहा था कि भारत जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से एक्शन ले रहा है, कहीं जो मिसाइल्स आ रही हैं उसमें परमाणु से लैस तो नहीं। उन्होंने एक तरह से खैर मनाई है कि ये परमाणु से लैस नहीं थी, नहीं तो उनके लिए और मुश्किल हो जाता। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान में भारतीय सेना का खौफ है, आतंकियों के मारे जाने का खौफ है। साथ ही सबसे बड़ा खौफ ब्रह्मोस मिसाइल का है। ब्रह्मोस की ताकत देखकर ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया। कभी अमेरिका तो कभी सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाने लगा। पाकिस्तानी सेना के एयरबेस एक एक करते हुए ब्रह्मोस के शिकार हो रहे थे और मौलाना मुनीर बंकर में छिपकर इस तबाही को निहार रहे थे। पाकिस्तान के वजीर आजम के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने माना है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके देश की नींव हिला दी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस हमले ने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला दिया कि इस लॉन्च के बाद चंद सेकंड्स में न्यूक्लियर युद्ध हो सकता था। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। ये पहली बार नहीं है जब सनाउल्लाह ने ब्रह्मोस के खौफ का जिक्र किया। इससे पहले शहबाज शरीफ ने भी कबूला था कि जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करने शुरू किए तो फजर की नमाज से पहले ही पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट में गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। खुद को एटमी ताकत बताने वाला पाकिस्तान ब्रह्मोस के आगे थर थर कांप रहा था और अब ये खैर मना रहे हैं कि भारत ने परमाणु हथियार नहीं भेजे। चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। दुनिया को लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, लेकिन भारत एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। भारत सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि तीनों दुश्मनों की हर चाल को ध्वस्त भी किया। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting, and another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया कि भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। ये न्यू इंडिया है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने नापाक हरकत की तो उसे छोड़ता भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पाकिस्तान से एक और कबूलनामा ये बता रहा है कि अभी भी भारत से उन्हें डर लग रहा है, और लगना भी चाहिए, जरूरी भी यही है, क्योंकि जिस तरह की उनकी हरकतें होती हैं, जरा डर के रहेंगे तो सही रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करें, और बात भाषा विवाद को लेकर, जिसे जबरन खड़ा किया जा रहा है। क्या हुआ है, चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई खड़ी की जा रही है। ऐसा कुछ था नहीं पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में, इसे खड़ा किया जा रहा है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता कभी किसी दुकानदार को पीट देते हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा। उद्धव ठाकरे के नेता कचहरी लगा लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो जज हैं और किसी से कान पकड़कर माफी मंगवा रहे होते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, क्या जो खोई सियासी जमीन है, जिस तरह से दरक गई है इनकी पार्टी, उसको ठीक करने के लिए हो रहा है, सियासत के लिए हो रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह से हिंदी और मराठी की लड़ाई कभी हुआ करती थी जब ऐसे ही सियासत होती, उस सियासत को जिंदा करने की क्यों कोशिश हो रही है? पहले जरा अब आपको तस्वीर के जरिए दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये एक इकलौती तस्वीर नहीं, ऐसी अभी अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले 1 जुलाई की तस्वीर देखिए, ये मीरा रोड की तस्वीर है, और हिंदी बोलने पे भारत के अंदर महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भारत के अंदर विभाजन करने वाली तस्वीर है। ये महाराष्ट्र को अलग समझ रहे हैं, ऐसे ही साउथ को लेकर खबरें आती हैं। ये कैसी मानसिकता है, ये अपने आप में सवाल है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम सामने आई, भी तस्वीर भी हम आपको दिखाई रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दुकानदार से मारपीट की गई। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। ऐसा लग रहा है कि विदेश में है, जर्मन नहीं बोल पाने तो पिटाई कर दी। अरे भारत में है भाई, हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पिटाई करने की तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी किया है। दुकानदार ने पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने धमकाते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र भारत से अलग हो गया है, जहां आप हिंदी बोल ही नहीं सकते। हैरान करने वाली खबर सामने आई, और इस दौर में सामने आई। दुकानदार से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बताया कि मतलब वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है, और उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई। सुनिए जरा। बोला तुम्हारा दुकान कौन सी स्टेट में है? तो मैंने ऐसे हंस के बोला कि सर हमारा दुकान महाराष्ट्र में है। उसके बाद में उन्होंने बोला सर कि एक काम करो, आपका दुकान महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने उनको बोल दिया सर है ना, महाराष्ट्र में ना सभी भाषाएं बोली जाती है। तो उन्होंने ऐसे इतना ही सुन के उनके ऐसे मेरे चारों तरफ खड़े थे, तो एक साइड से एक बंदा आता है लाल शर्ट वाला, और उसके बाद थोड़ा सा 2-3 मारता है कान पे। उसके बाद में इधर से 2-3 आते हैं और इधर से मारने लगते हैं, और ऐसा 3-4 बंदे मेरे को अचानक है ना थोड़ा सा मारने लग जाते हैं। मैं उनको बोलो सर है ना मारो मत, क्या मेरा गलती है सर, शांति से बात करो। तो मेरा सुनने की लड़ी नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से मेरे को मारा। कितनी देर तक मारा था? 5-10 मिनट मारा, सब 10 मिनट तक अच्छी तरह से मारा। और वो भी है ना गाली दे रहे थे सामने से वो लोग, और मैं सुन रहा गाली भी आधे। आप बचाने के लिए बोल रहे थे, बचने के लिए कोशिश कर रहे थे? उनको प्रेम से ऐसे बोलो सर मारो मत मारो मत, क्योंकि हमारे जो बंदे थे वो भी डर गए उनसे, क्योंकि बाजू में है ना उनका बड़ा रैली था, 100-125 आदमी खड़े थे, और हमारे बंदे दुकान में 5-6 जन थे, लेकिन वो डर गए। वो उनको हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो इतने ऐसा माहौल बना दिया था कि मैं मेरे बाजू में कुछ बोल नहीं पाए। एक सब कितने लोग मार रहे थे आपको? हमको 3-4 लोग मार रहे थे सर। सोचिए, भारत में अगर लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आए तो अब क्या ये सोच के आए कि महाराष्ट्र है, मराठी नहीं आती तो नहीं कर सकते? ये कैसा प्रावधान किया जा रहा है? जरा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मारपीट के विरोध में दुकानें अब बंद कर दी गई हैं, और ये विरोध जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो लोगों का मन बढ़ता रहेगा, आके किसी को भी मारपीट करने लगेंगे। अगली तस्वीर भी देखिए, व्यापारियों ने विरोध किया है और नारेबाजी भी की है, अपना गुस्सा जाहिर किया है कि अगर अलग अलग जगहों से, अभी अगर दिल्ली में हम खड़े हैं और बिहार से कोई काम करने आए तो हम कहेंगे कि भोजपुरी नहीं आती तो आपको हिंदी नहीं आती, इस तरह की चीज करेंगे क्या? ये हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र में, और ये विवाद खड़े किए जा रहे हैं अपने फायदे के लिए। ऐसा होगा नहीं, महाराष्ट्री लोग ऐसे नहीं होते, मराठा लोग ऐसे नहीं होते, ये कुछ लोग हैं जो अपने लिए ये कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा आपको जानकारी देते हैं। आपको बताएं कि जो लोग हैं वहां पर, उनसे भी हमने बात की, समझने की कोशिश की महिलाओं से कि ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है उसे वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मराठी लोग ऐसे नहीं होते। सुनिए जरा।
नहीं आता है मराठी तो प्यार से बोल सकते हैं कि मराठी सीखो। मारना नहीं चाहिए था, मारना है वो गलत है। फिर भी हम अपना काम और बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए, क्या मारपीट करने के लिए थोड़ी आए। वो भी क्या महाराष्ट्र के अपना खुद का थोड़ी है, ना उनका है ना हमारा है। सब लोग अपना अपना काम करने के लिए इधर आए, तो मारपीट करने के लिए क्यों बोलते हैं मराठी बोलने के लिए। धमकाता है, ऐसा आता है, डराता है। क्यों मराठी बोलना जरूरी होता है क्या? महाराष्ट्र में रहते तो नहीं बोल रहे हैं, तो हम लोग आता है मराठी नहीं बोल सकता है ना, तो जरूरी बोला था मारपीट करता है, ऐसे थोड़े होता है क्या? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांगता, कोई सबके सल्ली मांगता है। ऐसा मराठी नहीं आएगा तो कैसे बोलेगा? वही बात कर रहे हैं कि हम लोग को नहीं आएगा, वो सीखने का कोशिश करेगा। इतना वो मतलब धमका रहे तो नहीं हो पाए। मेरी दुकान में सुबह सुबह आया, दूध उधार में नहीं दिया तो मारपीट किया। मेरा अकेला आदमी दे के दारू का बोतल सर पे ठोका। क्यों भाई? दूध हमारा मर्जी, हम लोग नहीं देगा, हमारा मान है। मेरे को न्याय चाहिए। क्यों मारते हम लोग को? व्यापारी लोग को क्यों मांगते? सुना आपने लोग क्या कह रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था। और ये सिर्फ 1 जुलाई की तस्वीर नहीं थी, जरा आपको 7 जून की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, SBI कर्मचारी है, ये बैंक में काम करता था, इसके साथ मारपीट हो रही है। फुल स्क्रीन करिए तस्वीर को जरा। और यहाँ पर भी बहस हो रही है। बहस एक ही बात को लेकर हो रही है, मराठी और हिंदी को लेकर। सुनिए जरा, आप आवाज सुनिए, कैसे धमकाया जा रहा है। आणि माय मराठीचा सुद्धा अपमान केलेला आहे, तू हे गोष्ट लक्षात ठेव। पैसे लागणार तो देखिए, हमने आपको पहले दुकानदार की तस्वीर दिखाई, बैंक कर्मचारी की भी तस्वीर दिखा दी। बैंक में लोग जाते हैं अपना काम कराने। और ये तीसरी तस्वीर कैब ड्राइवर की है। इस तस्वीर की तारीख 15 मई है। 15 मई को भी कैब ड्राइवर के साथ कैसे चीना झपटी मारपीट हुई है, ये तस्वीर देखिए। MNS कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, सुनवाते भी आपको। यूपी वाला है रुबाबाई तुझा काय रे? काम काच फुटली तर काम गाडीचे बसू दे त्याला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूछा जा रहा है यूपी वाला है, तो क्या यूपी वाला महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता? क्या दिल्ली वाला महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता? ये सवाल है। MNS कार्यकर्ता खुलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये देखिए, अब गुंडागर्दी तो कर ली MNS कार्यकर्ताओं ने, अब उद्धव के नेताओं की बारी आती है। वो क्या करते हैं, बाकायदा यहाँ पर कचहरी लग गई, लग रहा है इन्हीं की अदालत है, यही फैसला सुनाएंगे। सुनिए जरा। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो सुन रहे हैं आप, माफी मंगवा दी जा रही है, माफी मंगवा ली, काम खत्म हो गया। आपने किसी पर थप्पड़ लगाए हैं, आप माफी मांग लेंगे, काम खत्म। ये किस तरह का न्याय है? और न्याय भी खुद ही कर रहे हैं। हुआ क्या देखिए, MNS के बाद उद्धव के नेताओं की गुंडागर्दी भी सामने आई। मराठी नहीं आने पर मारपीट कैसे की गई, हमने आपको दिखाया। पूर्व सांसद राजन विचारे के सामने ये मारपीट होती उनकी मौजूदगी में। और उसके बाद पूर्व सांसद विचारे ने व्यापारियों को बुलाया, बैठकी लगाई उन्होंने। उद्धव के नेता ने पूछा कि क्या तुम्हें मराठी आती है, ये सवाल उन्होंने पूछा। इसके बाद अपने सामने ही पिटाई भी करवाई और व्यापारियों से पैर छूकर फिर उसके बाद माफी मंगवाई गई। ये चल क्या रहा है, ये अपने आप में सवाल है। ये किस तरह की मानसिकता है जहां भारत को अपने आप खुद ही टुकड़ों में बांट रहे हैं भाषा के आधार पर। हिंदी भाषा को कहा जाता है जननी इन तमाम भाषाओं की प्रमोटर है, रीजनल लैंग्वेजेस की। आप कैसे ऐसे सवाल कर सकते हैं? हमने भोपाल में लोगों से जानने की कोशिश की कि इस विवाद को लेकर वो क्या सोचते हैं, सुनिए जरा। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकताओं के लिए जाना जाता है। विविधता हमारी स्ट्रेंथ रही है और ऐसे में इस देश को चाहे किसी भाषा पर, किसी क्षेत्र में बांटा जाना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसे जितने भी बांटने वाले तत्व हैं, संगठन हैं, ये देश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करती और उन सबको कटघरे में खड़ा करना चाहिए देश को कमजोर करने के प्रयास के लिए। ये ऐसे प्रयास न कभी पहले सफल हुए थे, न आगे होंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भाषा विवाद पर सीएम फडणवीस ने चेतावनी दे दी है। कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी सहन नहीं की जाएगी, फडणवीस ने कह दिया है। उद्धव और राज ठाकरे पर फडणवीस ने निशाना साधा है। अंग्रेजों को गले लगाते हो, हिंदी पर विवाद करते हो, अन्य भारतीय भाषाओं से नफरत क्यों? देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सवाल भी खड़े किए और एक तरह से बोल भी दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो कार्रवाई बड़ी होगी। सुनिए क्या कुछ कहा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में
मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यही है कि आखिर भाषा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी करने की छूट, इन्हें खुली छूट किसने दी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही समझने वाली बात यह भी है कि हिंदी और मराठी का ये जो जिक्र अचानक से आया है, जो ये कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं, क्या इसके पीछे कोई सियासी एंगल है? क्या वोट बैंक का एंगल है? समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कार्यकर्ताओं की महफिल, गुंडागर्दी वाले तेवर और कुर्सी को सिंहासन समझकर टेढ़े बैठे हुए ये नेता कोई और नहीं बल्कि उद्धव की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे हैं, जो खुद को न्यायमूर्ति समझ रहे हैं और मामला सुलझाने के नाम पर अपने ही सामने, अपने ही ऑफिस में व्यापारियों से मारपीट करा रहे हैं। पूर्व सांसद ने माहौल तो ऐसा बना रखा है जैसे अपनी ही अदालत शुरू कर दी हो और तुरंत मामले का निपटारा भी करा दिया हो। दरअसल थाने में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया था। विवाद के बाद दुकानदार और उसके 2-3 साथियों ने मिलकर ग्राहक को पीट दिया था। वीडियो सामने आया तो खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति की पिटाई हुई है वो महाराष्ट्र का है और मारपीट करने वाले आरोपी दूसरे राज्य के हिंदी भाषी लोग हैं। हंगामा हुआ तो उद्धव ठाकरे के नेता ने निपटारा करने का फैसला खुद ही अपने हाथों में ले लिया। पहले तो दुकानदारों की माफी का वीडियो बनवाया गया, फिर पैर छुआए गए, थप्पड़ जड़े गए और कहा गया कि यह महाराष्ट्र है। लेकिन सवाल है कि आखिर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? किसने इन नेताओं को और इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाषा के नाम पर मारपीट करने की खुली छूट दे दी है? क्या मराठी और हिंदी भाषी विवाद में कोई सियासी एंगल है? क्या हिंदी वर्सेस मराठा की लड़ाई वोट बैंक के लिए हो रही है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा है। महाराष्ट्र में करीब 20% वोटर्स मराठी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 288 विधायक में से आधे से ज्यादा, करीब 160 विधायक मराठा समुदाय के थे। लोकसभा चुनाव में भी आधी से ज्यादा सीटों पर मराठा प्रत्याशी जीते। और यही वजह है कि अब मराठा वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अपनी सियासी जमीन खो चुकी उद्धव सेना और एमएनएस गुंडागर्दी पर उतर आई है। तभी तो सड़क पर हिंदी भाषी दुकानदारों से मारपीट से लेकर ऑफिस में बुलाकर माफी मंगवाने तक पूरा जोर लगाया जा रहा है। मराठी अस्मिता का कार्ड खेला जा रहा है। एक वजह यह भी है कि बीएमसी चुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर भी भाषा विवाद के बीच सियासी जमीन तलाशी जा रही है। पैर जमाने की कोशिश हो रही है क्योंकि शिवसेना में टूट के बाद एक तरफ तो उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हो चुके हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे भी कई चुनावों में फेल साबित होते आए हैं। ऐसे में अब हिंदी मराठी मुद्दे में दोनों नेताओं को मौका नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे तो कभी हिंदी भाषियों के खिलाफ थे ही नहीं, आखिर ये दोनों भाई क्यों हो रहे हैं? सुनिए जरा। बाला साहब तो कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो तो हिंदी को एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक मानते थे। तो मैं मान सकता हूं उद्धव ठाकरे को, उन्होंने तो लगातार बाला साहब ने जो भी विचारधारा पकड़ी थी उसके खिलाफ जाकर के वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, बाद में हिंदुत्व को छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे भी अब उसी लाइन पे चले गए हैं। ये दोनों भाइयों की जो रैली है और दोनों भाइयों ने जो नई राजनीति शुरू की है, ये अपनी खोई जमीन को बचाने के लिए। सवाल लोगों की अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, एक ह्यूमन डिग्निटी होती है साहब। और जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे किसी विजय बहस करके जब उसको थप्पड़ मारते हैं तो उसकी पूरी डिग्निटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मैंने सरकार से डिमांड की है कि आप सख्त कार्रवाई करिए। आप उस गरीब जोधपुर स्वीट के मालिक को तो थप्पड़ मार के आ गए, आपकी हिम्मत है क्या कि आप नल बाजार जा सके, आप डोंगरी जा सके?
सकें, आप भाईखला जा सके, आप भिंडी बाजार जा सके, आपकी हिम्मत है क्या? राज ठाकरे को जो मराठी वोट मिलते हैं वो एंटी उद्धव ठाकरे वोट, तो दोनों को लगता है, क्योंकि राजनीति में क्या होता है 2 + 2 4 होता नहीं है। ये जो दूर से लोगों को लगता है 2 भाई मिल जाते हैं, इनके पास 2 भाई, इनके पास 4 भाई, दोनों मिल जाएंगे तो 8% 6% हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। एक बहुत ही जटिल किस्म का इक्वेशन होता है। इस बीच नीतीश राणे कह रहे हैं, जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, कि ये जो तरीका है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी। सुनिए। हमारी हिंदुत्व विचार की सरकार किसी भी तरह की सपोर्ट करेगी नहीं। मैं हमारे सभी हिंदू भाइयों को मैं विश्वास देता हूं कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व की सरकार, ये जो कोई भी मस्ती कर रहे हैं, ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे हैं, वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। मगर कभी मुमरा जाएंगे नहीं, कभी नल बाजार जाएंगे नहीं, कभी मोहम्मद अली रोड जाएंगे नहीं। ये सारी हिम्मत है हिंदू को भी कोई दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इनको ठीक कैसा करना है ना, ये हमारे सरकार को अच्छी तरह से आता है। तो सुना आपने नीतीश राणे एक तरह से योगी आदित्यनाथ की लाइन पर चलते हुए कह रहे हैं कि बांटने का काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस भाषा को लोकतांत्रिक हिसाब में 44% लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं संविधान में राजभाषा के तौर पर लिखित है, उस भाषा के लिए इस तरह का विरोध समझ से परे। रिपोर्ट देखिए। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन शायद वो जानते थे कि जिन नेताओं ने धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, जिन्होंने जाति में तोड़ने की कोशिश की, वही अब भाषा के नाम पर हिंदुओं में जहर घोल रहे हैं। और योगी की लाइन पर ही महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने साफ कर दिया है कि बांटने का काम किसी को नहीं करने दिया जाएगा। सभी एक्शन मोड पे चले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज पे कड़ी नजर रखते हुए इनको करारा जवाब मिलेगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, सरकार आपने चुन के दी है, आपके आशीर्वाद के वजह से सरकार चुन के आई है। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, मतलब मिलेगी। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। इनको हिम्मत कैसी तोड़नी है इनकी, ये हमारी सरकार और हमारी पुलिस अच्छी तरह से पहचानती है। इस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम हम किसी को भी करने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, नीतीश राणे ने साफ कर दिया कि हिंदुओं के ऊपर जो हाथ उठाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही आरोप लगाया कि समाज को बांटने वाली इन पार्टियों को इस्लाम राष्ट्र बनाना है। सनातनियों के ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है, और इनको जो जिहादी है, जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, ये उनके साथ उनके गुट में चले गए। इनको हिंदुओं के ऊपर गुस्सा है, और मगर ये गुस्सा ये गलत वक्त पे निकाल रहे। इतना भी वक्त मैं कहूंगा, जो हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाएगा हमारे महाराष्ट्र को, उनको छोड़ेंगे नहीं। भाषा को लेकर विवाद के बीच संत समाज ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को खुला चैलेंज दे दिया है। साफ कर दिया है कि हर भारतीय को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। इनकी हिम्मत क्या है कि ये मुसलमानों से कह सकें कि अजान तुम अरबी में मत दो, अजान तुम हिंदी मराठी में दो। इनकी औकात है मुसलमानों के ऊपर बोलने के लिए। वो भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जाकर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, उनको अकेले पाकर के थप्पड़ मारना, निरीह लोगों को मारते हो, भाषा के आधार पर देश का बंटवारा करना चाहते हो। जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं सब महत्वपूर्ण है और सब मिलकर के ही भारत बनता है। हालांकि भाषा विवाद को लेकर चल रही सियासत तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि आखिर इन विवादों को हवा देने वाले उद्धव के नेताओं और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच मुख्तार अब्बास तकवी ने इस भाषा विवाद को लेकर क्या कहा है, उन्हें भी सुनिए। मराठी भाषा एक गौरवशाली भाषा है, उसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है। लेकिन हिंदी कभी किसी भाषा की जो है वो प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि हमेशा प्रमोट करने वाली भाषा रही है। किसी की कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि प्रमोटर रही है। और हिंदी की छत्र छाया में तमाम जो भाषाएं हैं वो मजबूती के साथ फली फूली है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हिंदी वर्सेस कुछ और होना चाहिए।
अब देखिए इसमें अंदर की खबर यही है कि बीएमसी चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। ये हिंदी मराठी विवाद बीएमसी चुनावों में जीत का रास्ता तैयार करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसे हम और आप मिलकर नाकाम करेंगे, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, हमें कोई भी भाषा बोलने का हक है, लेकिन किसी भाषा का इस तरह से एक तरह से विरोध करना या किसी पर मारपीट करना, इसका हक किसी ने नहीं दिया। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं। चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि कैसे नेम प्लेट विवाद अब बढ़ता जा रहा है। नेम प्लेट विवाद को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बात शुरू इस बात से हुई थी कि कांवड़ यात्री जब जाते हैं तो उनकी शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखते हुए जो ढाबे हैं वो नेम प्लेट लगाएं, लेकिन अब जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं वो हैरान भी कर रहे हैं और हमें सतर्क होने के लिए एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए अब आपको फटाफट बताते हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है 11 तारीख से और नेम प्लेट विवाद अब जोर पकड़ता जा रहा है। और अब जरा तस्वीर उस ढाबे की जहां से चर्चा शुरू हुई थी, पंडित जी ढाबा, जो कि पंडित जी का था ही नहीं, वो बंद हो चुका है। अब ये ढाबा बंद हो चुका है खुलासे होने के बाद। और ये तस्वीर जरूरी इसलिए हो जाती है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा सिर्फ एक ढाबा है, तो ऐसा एक ढाबा नहीं, अनगिनत है। आगे आपको बताएंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे को लेकर बवाल मचा हुआ है, विवाद है, उस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर ताला लटक गया है और ये बंद है। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। देखिए पंडित वैष्णो ढाबा, यहीं पर तजम्मुल गोपाल बनकर काम कर रहा था, साथ ही सनोवर सोनू बनकर या खुद को पंडित बताकर काम कर रहा था, जुबैर जयवीर बनकर काम कर रहा था, आदिल सोनू बनकर काम कर रहा था। और जो तीनों पिता पुत्र हैं, सनोवर, आदिल और जुबैर, तीनों फरार चल रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और देखिए ये एक तरह से कुर्सियाँ लगाई गई हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं आ रहा है। तो देखिए पहचान का फरेब खुलेआम किया जा रहा है, नाम कुछ और पहचान कुछ और इसी को लेकर एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। चाप बना रहे, चाप ये चाप तो ढाबे पर भी मिल जाता यहाँ, अब उसमें क्या पता लहसुन प्याज हो। अच्छा हाँ, उसका कुछ कह नहीं सकते ना। तो बहुत जगह दावा करता है शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा, कोई विश्वास नहीं है। जब आप आंखों से नहीं देखोगे तो कोई विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास? विश्वास यूँ नहीं है। अभी एक होटल की अभी मैंने न्यूज़ देखी थी, उस पर किस नाम और था, पंडित जी वैष्णो। हाँ, और उस पर जो कारीगर थे वहाँ मैंने ये देखा था कि वो लोग भाग भी गए थे आपकी इसको रिपोर्ट को देख के, तो उसकी वजह से और ज़्यादा विश्वास उठ गया। तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, पहली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि पंडित ढाबा बंद हो गया, लेकिन ये पंडित ढाबा के सामने आने के बाद जो कांवड़िए हैं वो खुद बेचारे अपना पूरा सामान खाने पीने का लेके जा रहे हैं। आपने देखा सुमित बात कर रहे थे, वो खुद खाना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें अब किसी पर भरोसा ही नहीं रहा इस तरह के मामले सामने आने के बाद। अब एक और खुलासा जो हुआ है पंडित जी ढाबे के बाद, एक और ढाबे से आपको मिलवाते हैं। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर ढाबों का रियलिटी चेक रिपब्लिक भारत ने किया और गुप्ता चाट भंडार, आपको लग रहा होगा किसी गुप्ता जी का है, लेकिन वहां पर गुलफाम नाम का क्यूआर कोड लगा था। अब गुप्ता जी का होता तो गुप्ता जी का क्यूआर कोड होता ना, गुलफाम का क्यों होता? वहां पे गुलफाम का क्यूआर कोड था। धार्मिक यात्रा मार्ग पर नाम छिपवाने को लेकर अब कई सवाल चल रहे हैं। खुलासा होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने संचालक को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू कर दी है। तो देखिए नाम तो गुप्ता जी का लगा हुआ है और क्यूआर कोड गुलफाम का है, तो गुलफाम चाट भंडार लिखना चाहिए ना। रिपोर्ट देखिए। माध्यम से एक बार दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए कि प्रॉपर जो है गुप्ता चाट भंडार का पूरा ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, लेकिन नाम है फ्रंट पे गुप्ता, लेकिन जब हम इसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करने पे आता है तस्वीर, देखिए गुलफाम। यही रियलिटी चेक जो है बीते कई दिनों से इसी हाईवे पे किया जा रहा है, लेकिन वजह क्या है, क्या वजह है वो जांच का विषय। लेकिन जो यहाँ पे खुद यहाँ पे खड़े उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? गुलफाम नाम है। गुलफाम, बाहर लिखा है गुप्ता चाट भंडार, स्कैन करते हैं तो गुलफाम आता है, ऐसा क्यों? भाई बार कोड में रही है। बार कोड तो आपने फर्ज बनता था कि फ्रंट पे नाम लिखना कि गुलफाम। नहीं, देखो ये जो है ना अभी से काम चालू हो रहा है। मैंने इसमें किस चीज़ का काम? ये जो काम है अभी से चालू हो रहा है। इसमें फर्ज बनता है, कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है और कांवड़िए आएंगे, वो इस चीज़ को पढ़ के रुकना चाहें या कोई दूसरे धर्म का ढाबा नहीं रुकना चाहें, तो इसमें धोखाबाजी नहीं है कांवड़ियों? नहीं हो तो बस है ना, धोखेबाजी है ना। जी तो ऐसा क्यों? चलो कोई नहीं, हटा देंगे इसको। जरा एक
एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये देखिए, ये एक और तस्वीर, गुप्ता चाट भंडार की वो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो QR कोड है, जब स्कैन होता है तो पता चलता है गुलफाम में। और प्रशासन कैसे एक्शन के लिए पहुंचा, जब खुलासा हो गया, जब हमने रियलिटी चेक किया, खबर सामने आई, तो इसको लेकर अब एक्शन तेज हो गया है। पुलिस पहुंची है और जरा समझने की कोशिश कर रही है कि भाई दरअसल ये गुप्ता चाट भंडार है, ये गुलफाम चाट भंडार है, क्योंकि बोर्ड देखिए आप, गुप्ता चाट भंडार लिखा हुआ है। और संचालक से भी हमने बात की है, संचालक ने क्या कहा, उन्होंने क्या सफाई दी, सुनिए जरा। बाबूजी आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ ले गए, हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अरे भाई हाईवे है, कहा है कि पुलिस वाले कुछ कहा आपसे कोई बातचीत नहीं, मैंने ये बराबर में 2 दुकान है नहीं, जगमोहन लंच को ले रखी कुछ है बस। तो बाबूजी आपकी ये बताओ, ये आपका गुप्ता जी, आपका बाबूजी? हाँ जी। और पर ये गुलफाम लिखा है स्कैनर पे, ऐसा ये चलो बैठो बैठो बैठो, ये बराबर में किराए पे दे रखी जी। बैठो वहीं बात करेंगे चलते चलते, नहीं किराए पे दे रखी थी। तो देखिए, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और कार्रवाई भी तेज हो गई। यही वजह है कि नेम प्लेट लगाने को कहा जा रहा है, सच्ची पहचान समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं और बात अब उस बयान की जिसके बाद अखिलेश यादव ने नई लड़ाई शुरू कर दी है। पहले उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू की, उसके बाद उन्होंने सीधे कथावाचकों को टारगेट पर लिया और सबसे पहले टारगेट पर आए उनके बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर, आखिर बाबा बागेश्वर को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? पीडीए वाली लड़ाई के लिए बाबा पर चढ़ाई क्यों जरूरी है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार कभी अंडर द टेबल लेकर कहा जाता है। अब नया बयान आ गया है अखिलेश यादव का और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या अभी से ही वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पीडीए वाला जो उनका एंगल है वो बाबा पर प्रहार कर करके साधने? जरा समझाते हैं खबर क्या है, चलिए पूरी खबर आपको समझाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव थम नहीं रहे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सनातन पर जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं तो काम करता रहूंगा, मैं तो पैसे लूंगा, मुझे कैंसर अस्पताल बनाना है। लेकिन अखिलेश यादव अब फिर से बयान दे रहे हैं। अब क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से राजनीति की है, किस तरह से अपने पीडीए वाला फॉर्मूला साधने की कोशिश की है, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश ने बाबा पर फिर से निशाना साधा है। कथा को लेकर फिर से नई टिप्पणी अब अखिलेश यादव ने कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री की फ्री कथा कराने की अब वो मांग कर रहे हैं कि फ्री में कथा करिए, फ्री कथा के लिए सरकार प्रबंध करे। सरकार को भी इन्होंने घसीट लिया, इसमें अपील कर रहे हैं। अखिलेश ने लोहिया जी की मिसाल दे दी है इस पर, कह रहे हैं कि रामायण मेले के लिए सरकारी प्रबंध किए गए थे और अब फ्री कथा को लेकर प्रबंध किए जाएं। अब समझ नहीं आ रहा है कि उनको कथा सुननी है तो बागेश्वर धाम क्यों नहीं चले जाते, बार बार इस तरह की छिटाकशी, इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा है। 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे, जैसे और जगह इंतजाम होता है, फ्री कथा कैसे हो सके और इनको फ्री कथा करनी चाहिए। हमारा पार्टी कार्यालय बन गया है, हम तो तैयार हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। ऐसा लग रहा है कि बाबा की कथा से इनको कोई लगाव नहीं है, इनको दिक्कत बाबा के एकता वाले संदेश से है। जो एकता की बात करता है अखिलेश यादव की आंखों में वो चुभ जाता है और कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। यहां प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, चल लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ये हवन की तस्वीरें सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ के नए घर की है। तस्वीरें भले ही सनातनी हो, लेकिन इसका रंग पूरी तरह से गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना?
विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लल